हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय परीक्षाओं की, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, यदि आपका नेट हो गया है तो आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे। यदि आपने नेट जेआरएफ दोनों किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि नेट परीक्षा के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो नेट करने के बाद जेआरएफ की तैयारी करते हैं। तो यदि आप हिंदी विषय की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, और हम इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की। उसी के थ्रू हम आज देख रहे थे जून 2018 की यह प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने प्रश्नों को लिया है। और देखिए, इन प्रश्नों से आप पता कर पाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ। देखिए, पहला नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रज भाषा, कन्नौजी, मगही, बुंदेली। तो आप सभी जानते हैं यह हमारे भारत का नक्शा है। दोस्तों, मैंने इसे समझने के लिए बनाया था। और ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो ये क्या है? जो कन्नौजी है वो भी क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा है, जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के नीचे वाला बेल्ट, जो राजस्थान से सटा हुआ है। और बुंदेली तो आप सभी जानते हैं मगही पूरब की तरफ है, तो इसका आंसर होगा मगही। ठीक है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। तो दूसरे नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आप पढ़िए ए नंबर, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। यहाँ शब्द खड़ी बोली शब्द का प्रयोग पूछा गया है। दोस्तों, प्रश्न एक बार ऑप्शन को पढ़िए। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से होता है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यदि आप डी को हटा देते हैं तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया और ये भी गया, तो ऑटोमेटिक सही कौन हुआ? डी। इसलिए कहते हैं जब आप डीप पढ़ाई करेंगे ना, तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे हटाएंगे आंसर आपके सामने आता चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्गों के भेद। तो आप सभी जानते हैं जब आप संस्कृत में देखेंगे 5 होगा, लेकिन हिंदी के अंतर्गत 4 ही भेद माना गया है। दोस्तों, तो अभ्यांतर प्रयत्न के वर्गों के अनुसार जो उनके भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4। चलिए, 4 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो क्या है? प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। 4 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, 84 सिद्धों की भाषा साहित्यिक रचनाएं किस में आती हैं? जो तत्कालिक उस समय की जो भी तत्कालिक लोक भाषा थी, हिंदी थी, और उसके अंतर्गत ये लिखी गई है। ठीक है, चलिए, 5 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप उनका उत्तर दीजिए। देखिए, ये प्रश्न है दोहों के माध्यम से पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आप पढ़ेंगे ना, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। घोर अधारे चंदमणि जिम उज्जो करे, परम महासुख एक हुकड़े दुर्य अशेष रहे। ठीक है, उपयुक्त दोहे में महासुख का अर्थ क्या है? कभी कभी महासुख भी दिया होगा यहाँ पे, जब आप पढ़ेंगे का संबंध किससे होता है? महासुख, देखिए यहाँ पे गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए महासुख, महासुख का तत्सम रूप है। ठीक है, महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग के महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? 5 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, जब आप देखेंगे ना, महासुख निर्माण का बाधक नहीं है। ये महासुख जब स्त्रियों का संसर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये तो अच्छा होगा ना, उन्होंने कहा है वैसा। तो आप जब डी नंबर को, डी को काटेंगे ना फटाफट, तो आप देखेंगे कि आप फिर आ गए अपने आंसर पे। क्या होता है महासुख? महासुख का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही है। महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा
क्या होती है? प्रज्ञा माने होता है बुद्धि दोस्तों। योग, जहाँ बुद्धि और योग दोनों मिलेंगे वहाँ क्या होगा? महासुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, आपने देखा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़े होंगे ना, तो ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सुफियों का प्रेम तत्व, यह विचार किसका है? तो शुक्ल जी का है। 6 नंबर का प्रश्न आप सभी जानते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ अपने इतिहास में लिख रखा है। चलिए आगे चलते हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विशालता विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? ये भी विचार किसका है? तो शुक्ल जी का ही विचार है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 7 नंबर के प्रश्न में ये है। ठीक, चलिए 8 नंबर के प्रश्न को देखिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। आप प्रश्न को देखें और अच्छे से उनका उत्तर दें। चलिए ये हम प्रश्न को पूरी तरीके से स्क्रीन पे ला लेंगे। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ठीक है, अब आप बताइए आप लोग किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। 8 नंबर का प्रश्न, तो ये क्या है? प्राणचंद चौहान आप सभी जानते हैं, नाटक इन्होंने लिखा है। भंवर गीत की किसकी रचना है? तो चलिए बताइए आप लोग, भंवर गीत किसकी रचना है? ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से, तभी समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बताइए। 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक होता है यहीं पे भ में ऐसे र लग जाएगा तो वो हो जाएगा। एक होता है भंवर गीत, तो ये किसकी रचना है? नंददास की रचना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न बहुत प्रसिद्ध, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक है, तो इन पंक्ति में तुलसी का अभिप्राय क्या है? ये जो है कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। तो देखिए, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती है। योगियों फरी रहस्य भारी बनियों में जनता करी। ठीक है, जनता करी भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई है। तो क्या है? जो रख गए जो और भक्ति भगायो लोग। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग दीजिए। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्या होगा बताइए? ये होगा नाथ पंथ के हठयोग मार्ग से हृदय पक्ष शून्य हो गया था। ठीक है, और तीसरा होगा योगी करी रहस्य भई बानियों में जनता भक्ति भावना दब गई। भक्ति की भावना क्या हुई थी? दब गई थी। जब आप देखेंगे ना, बहुत सारे मठाधीश और अपना उपदेश देने लगे थे, तो महिलाओं को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मठ तक की तरफ ले जाके संसार करने के विचार में पागल हो चुके थे। तो वहीं पे इन्होंने कहा है कि गोरख जगाएं जो भगति भगाएं लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न में आपका आंसर डी होगा। दोस्तों यदि आपको प्रश्नोत्तरी इजी लग रही, कोई बात नहीं, कुछ प्रश्न आपको आ रहे होंगे, कुछ नहीं भी आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे प्रश्न रट जाएंगे। 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप इनका उत्तर दीजिए। जाकी कुटुम्ब सब ढोर ढोअंत फिर ही अजहु बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करही दंडवती तीन तनो रविदास दासा नुदासा। इस काव्य पंक्ति में किस भाव की विभिंचना हुई? 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या होगा तो बताएं आप लोग। लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय, गौरवोक्ति। तो 11 नंबर के प्रश्न में आप क्या बताएंगे? लोक व्यवहार भी है, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था है और विनय है। ठीक है, क्या है? तीनों। डी नहीं होगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर्मे माखन चोड़ गड़े अब कैसो निकसत नहीं ऊधो तिरछे हमें जो अड़े। तो आप सभी जानते होंगे, ऊधो शतक एक रचना थी इनकी, और इन्होंने उसी में गोपियों के पास उद्धव जी जो है कि संदेश लेकर जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को आप लोग ध्यान में हटा दीजिए, क्योंकि अब वो आप लोगों के बीच नहीं रह पाएंगे, वो तो वहाँ चले गए हैं। तो उसी में गोपियाँ कहती हैं, उर में माखन चोर गड़े
हे उद्धव, मेरे उर मतलब हृदय में कौन है? वही माखन चोर भगवान श्री कृष्ण है। अब कैसो निकसत नाही, अब वो किसी भी तरीके से निकले नहीं, निकलेंगे ही नहीं। उद्धव तिरछे हर जोड़े, हे उद्धव, भगवान सीधे होते तो निकल भी जाते, भगवान तिरछे रूप से मेरे हृदय में बस चुके हैं। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल सही। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकालते ही नहीं, गलत है, वो निकालना ही नहीं चाहती। ठीक है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, सी भी सही है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 12 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसमें क्या सही है? ए सही है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। और बी है, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं। ठीक है, ये बी बिल्कुल सही नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, ये तो गलत है। ठीक है, सी सही है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। और डी भी सही है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ए सही है, सी सही है, डी सही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और 13 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका फटाफट उत्तर दीजिए। मीराबाई के पदों में मुख्य हैं अपूर्व भाव, विह्वलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए आप देखने का प्रयास कीजिए और प्रश्न आपके ही समीप हैं और मज़ेदार प्रश्न हैं दोस्तों। जब आप इनका उत्तर देंगे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और प्रश्न को देखिए। 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या है? ठीक, चलिए थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, देखते हैं लाइट थोड़ी सही हो जाए। चलिए आगे, लाइट बिल्कुल सही है। 13 नंबर का प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न को आप बिल्कुल देख चुके हैं दोस्तों, तो इनका उत्तर क्या होगा? मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता है। ठीक है, आप देखिए 13 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए दोस्तों, बी है। और आत्मसमर्पण है, सी तो बिल्कुल सही है। और क्या है? भगवत विरह की पीड़ा का उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, तो वी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का क्या रहा है? चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। बताइए, 14 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत होती है। परीक्षा में हम यही गलती करते हैं दोस्तों, पूरे 6 महीना पढ़ते हैं लेकिन एक दिन की परीक्षा जब हम देने जाते हैं तो परीक्षा ही होती है दोस्तों। परीक्षा बिल्कुल परीक्षा होती है और वह अच्छे से परीक्षा लेती भी है। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा? तो नहीं है, तो प्रेम संपत्ति लता इनकी रचना है, श्यामलता है और श्याम सरोजनी है। ये नहीं है, प्रेम प्रलाप। ठीक है, उत्तर क्या होगा? डी। चल, रीति मुक्त कविता की विशेषता है। रीति मुक्त, आप रीति धारा में देखेंगे तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और जो है विभिन्न प्रकार के रचनाकार हैं जिन्होंने रचनाएं किए हैं। तो ये पूछ रहे हैं रीति मुक्त कविता की विशेषता है। यह आंतरिक अनुभूति का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधानता का काव्य और व्यक्तिगत है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। क्या क्या है? 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए आप लोग। क्या है? यहाँ आंतरिक अनुभूति है, बिल्कुल सही है। दूसरे के मन की बात को जान लेना और फिर उसको अपनी कविता में लिख देना। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बताएं। आप देखिए, अभिव्यंजना और में यह अभिधा मूलक है, चढ़ा बढ़ा के तो रचना की ही गई है। 16 नंबर का प्रश्न,
तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ए भी सही है, बी भी सही है, ये नहीं सही है, रूढ़ी से मुक्त नहीं है, रूढ़ियाँ तो लगी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बगियान बसंत बसेर किए, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, जिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, बताएं, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, आज रात सबसे परदेश चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूट में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद इनका उपनाम है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ी परीक्षा में नहीं दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। 18 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। तो क्या है? श्रीधर पाठक। चलिए 19 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अच्छे से इनका उत्तर दीजिए। पूरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्य की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध के, युगेन संदर्भ, और सी है युद्ध दर्शन, डी है सुधारवाद। तो क्या क्या है आप लोग बताएं, रामधारी सिंह दिनकर से किसका किसका संबंध है? तो 19 नंबर का प्रश्न है, तो क्या होगा बताइए? ये भी होगा, कामाध्यात्म की समस्या है और ये पौराणिक भी है, ठीक है, और आप देखेंगे युद्ध दर्शन है, सुधारवाद नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? बी नंबर सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं, 19 नंबर का हो गया। अब हम चलेंगे 20 नंबर के प्रश्नों की तरफ। ध्यान दीजिए, 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका अच्छे से उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा, हेरी, जापान, लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो डी भी है, आप ध्यान दीजिए, अगर डी है तो कैसे ऑप्शन हम घटाएंगे, इसको तो हटा देंगे, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, उत्तर दीजिए। देखिए अभी तो एक गया, अब आप ध्यान से दीजिए, देखिए आप, आत्मचेतस भी है, ठीक है, और ये बावरा हेरी है, ये है डी है। तो आपने देखा डी नंबर का प्रश्न सही हो गया, ठीक है, ए सी डी। चलिए, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया, यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? आप बताइए। निबंध बहुत ही विस्तृत होते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं। निबंध यदि आपके सिलेबस में लगे हैं दोस्तों, तो मेरा तो यही मानना है कि निबंध को आप पूरी तरीके से पढ़ें, समझें। एक बार में निबंध नहीं समझ में आते, दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, लेकिन नियमित अध्ययन जरूर करें, तभी सफलता मिल पाएगी, क्योंकि शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। जो सही है मैं सही बताने का प्रयास करूंगी। 21 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। तो युद्ध और नारी, मजदूरी, प्रेमचंद, आप जानते हैं किसका है, कमेंट के माध्यम से बताइए। उत्साह आपने पढ़ा होगा, यौवन का व्यापार, व्यवसाय, ठीक है, बताइए कमेंट के माध्यम से, तीनों का उत्तर आप देंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? चलिए ये भी प्रश्न मज़ेदार है। 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यह प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, ठीक। 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका था, आपने उत्तर दिया। अब चलेंगे 23 नंबर के प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो आप सभी जानते हैं परीक्षा गुरु। 23 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें दोस्तों के माध्यम से
बहुत सारी बुराइयाँ थी। इनके एक दोस्त थे और उन्होंने ही इन्हें शिक्षा दिया, तब ये क्या हुए थे, बहुत मतलब कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई नई चीज़ों का नकल कर रहे थे। जब ये बहुत बुरे फंस गए तो इन्हें समझ में आ गई। ठीक है, दोस्त ने इन्हें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। भगवान करें ऐसा दोस्त सबके ज़िंदगी में हो, ताकि आप गलत मार्ग पे ना जा पाएँ। पंडित जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ये भी मज़ेदार प्रश्न है। आप देखिए, जो प्रसिद्ध पात्र थे उन्हें न पूछ के जिनकी कम चर्चा आई है नाटक में, उनको पूछ लिया गया है। 24 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। किसका पात्र है? तो स्कंद गुप्त का। चलिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है भैया? शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमीचंद जैन, शिवदान सिंह चौहान। 25 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। क्या है? ये देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं? तो लहना सिंह आपने सुना होगा। कौन सी कहानी के पात्र हैं? कमेंट मत कीजिए। अमीना और पंडित बुद्धिराम सुनंदा, बताइए। 26 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बताएं आप लोग ये किसके पात्र हैं? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये प्रेमचंद की कहानी के पात्र नहीं है। सुनंदा है, पंडित बुद्धिराम है, अमीना है। क्या है? बी नंबर का प्रश्न आपका सही होगा दोस्तों। बी और सॉरी, सुनंदा भी नहीं है। सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी की पात्र है। तो ये हो गए पंडित बुद्धिराम और अमीना। ठीक है, ये बी नंबर का प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं। ये टीजीटी 2021 का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। सोफिया किस उपन्यास की पात्र है? तो यहाँ पे प्रश्न बना है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। कौन कौन है? तो आप लोग सभी जानते हैं, इजी प्रश्न है, उत्तर दीजिए 27 नंबर के प्रश्न का। 27 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, ए बी डी कौन कौन है? कृष्णचंद, सोफिया और गजाधर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो कौन कौन सा है? आलोक के पर्व आप सभी जानते हैं, विचारा और वितर्क, ये दोनों हैं। आप देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट। 28 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलिए, आपने देखा संग्रह पूछा है, निबंध तो सभी है, निबंधों का जो संग्रह है उसको पूछा है। ठीक है, चलिए बताइए 28 नंबर का प्रश्न। तो माटी हो गई सोना और ये विचार और वितर्क। ठीक, ए नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? बताइए, कौन से नाटक हैं? बड़े खिलाड़ी, संग्राम, प्रेम की वेदी, डिक्टेटर। 29 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। चलिए बताइए कौन सा है भाई? ठीक है, बी और डी, ये संग्राम है और प्रेम की वेदी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अब देखिए, प्रेम आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? हिंदी की 10 परीक्षा होगी, 8 में पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों। तो किसके जीवन पर आधारित है? शरदचंद्र के जीवन पे आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याकार शंकु के सिद्धांत का नाम क्या? 32 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। क्या है? शंकु का क्या है? अनुमितिवाद है। ठीक, अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का है। ये दोनों कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित
33 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ पाश्चात्य शास्त्र से भी प्रश्न बनते हैं, 1-2 प्रश्न टीजीटी पीजीटी में, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते लेकिन 1-2 प्रश्न होते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं मेरिट का निर्धारण 1 ही 2 प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है। प्रश्नों को बारीकी से पढ़ेंगे कर लेंगे। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नहीं है तो ये भी है, और आप जानते हैं लिटरेचर क्रिटिसिज्म भी है, यहीं से आप पकड़ लेंगे, और इमेजिनेशन भी है। तो कौन सा नहीं है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। 32 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बताइए। 33 नंबर का तो ये नहीं है, नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। चलिए 34 नंबर का प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। मादान बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल वी हटिंगटन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है, तो पूछ रहा है यथार्थवाद से है। ठीक है, चल तो क्या हो गया, मादान बावेरी। चल 35 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट उत्तर दीजिए आप। साधारीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। साधारीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। साधारणीकरण के भोजकत्व प्रधान अनिवार्य हैं। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। 35 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, सही कथन तो क्या है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी में रहे ये 35 प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 35 के आगे के प्रश्न। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।